नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंटल एंड लाइफ स्पेन अप्रोच का जो आपका पेपर है, पेपर 2। दोस्तों इस पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट के प्रश्नों की और साथ ही साथ जो भी प्रश्न आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। उनके बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको लिखना है, यानी कि यूनिट 1 से लेकर के 5 तक का आपको इस वीडियो में रिवीजन कराया जाएगा। और दोस्तों इसके पहले आपका जो फर्स्ट पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी गई है। और जो आपका थर्ड पेपर, हाँ दोस्तों, जो थर्ड पेपर है उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी गई है और फोर्थ पेपर की भी वीडियो अपलोड कर दी गई है। यानी कि एजुकेशनल असिस्मेंट और इधर आपका जो ट्रेनिंग एप्टिव स्किल्स, ये 3 जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। ये वीडियो अपलोड करने के बाद में आपको मिलेगी एजुकेशन साइकोलॉजी की वीडियो और लास्ट आपको थेरेपी की वीडियो दी जाएगी। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल पर और अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। और पहला आपके सामने जो आपकी यूनिट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको वहां से 5 से 10 नंबर और जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपका पहला यूनिट 1.1 की अगर बात की जाए तो वृद्धि का अर्थ पूछा गया। वृद्धि और विकास क्या है, तो हम पहले बात कर लेते हैं वृद्धि के अर्थ की। और वृद्धि के अर्थ की जब बात करते हैं, वृद्धि का अर्थ बालकों की शारीरिक, अब शारीरिक चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? बालक की लंबाई, बालक का भार, बालक की मोटाई, ये सभी चीज़ें दोस्तों शारीरिक चीज़ों में आ जाएंगी। या उसके अंगों का बढ़ना क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। और वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है वह आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से होती है। यह एक निश्चित उम्र तक होती है तथा इसके जो भौतिक पहलू होते हैं वो संभव होते हैं। याद रखिएगा, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है जहां पर लंबाई, भार, मोटाई और अंगों में परिवर्तन की बात की जाती है। बात कर लेते हैं परिभाषा की और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा सोरेनसन के अनुसार, यानी कि हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार क्या परिभाषा दी गई? कहा गया वृद्धि के बारे में कहा गया, वृद्धि ना तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा भारी होना बताया और ना ही, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं शरीर के अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना और ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सकता है। दोस्तों ये कहा था हर्बर्ट सोरेनसन ने, याद कर लीजिएगा। शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना और ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सके क्या कहलाता है? आपका वृद्धि कहलाती है। इसी प्रकार से फ्रैंक ने क्या कहा? फ्रैंक ने कहा शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होते हैं उसे वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार जो है उसको व्यक्त करती है। यह हरलॉक के अनुसार अभिव्यक्ति से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। तो आप लोग इतना वृद्धि के बारे में समझ गए होंगे। अगर अब हम विकास की बात कर लेते हैं तो विकास में क्या क्या होगा, अभी इसके बीच में अंतर भी बताऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वृद्धि और विकास। यहां से आपका 1 नंबर का भी प्रश्न पूछ सकता है और आपसे 5 या 10 नंबर में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5 और 10 नंबर के कैसे? वृद्धि और विकास क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, विकास के जो पक्ष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, संपूर्ण जानकारी आपसे विकास के बारे में पूछ सकता है। तो विकास का तात्पर्य क्या होता है? शारीरिक, विकास का तात्पर्य शारीरिक कौमा मानसिक, शारीरिक कौमा मानसिक कौमा सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करना, ये क्या होता है दोस्तों? विकास।
विकास का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में परिपक्वता प्राप्त करना। यह आपका कहलाएगा विकास। विकास की प्रक्रिया जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती है। याद रखिएगा, विकास की जो प्रक्रिया होगी वो जीवन के अंत तक चलेगी, यानी कि जीवन पर्यंत तक चलेगी। विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, यानी कि जो भी परिवर्तन होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से विकास के अंदर दिखाई नहीं देंगे। विकास से हमारा तात्पर्य है कि निर्भरता से परिपक्वता की अवस्था प्राप्त करना। अगर अब हम स्किनर के बारे में बात करें और स्किनर ने विकास के बारे में क्या कहा, तो स्किनर ने विकास के बारे में कहा, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। स्किनर ने कहा विकास जीव व उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। और ऐसे हम कह सकते हैं, एक लाइन में अगर हम बात करें विकास की, तो विकास गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया है। क्या दोस्तों? विकास गुणात्मक और कैसी? मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया है। अगर अब हम इनके बीच के अंतर की बात कर लें तो वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, तो इधर हम लिखेंगे वृद्धि और दूसरी साइड लिखेंगे विकास। तो दोस्तों विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है जहां पर अंगों की बात की जाती है, और विकास का स्वरूप अभी मैंने बताया आंतरिक होता है, आंतरिक होता है। अगर हम इधर बात करते हैं वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक, जिसको हम माप सकते हैं, और विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है और जो वृद्धि होती है वो निश्चित समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि का उपयोग जो होता है वो संकुचित अर्थ में होता है और विकास का जो उपयोग होगा वो व्यापक अर्थ में होगा। कैसे दोस्तों? व्यापक अर्थ में होगा विकास का प्रयोग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो आपका विकास होगा वो एक निश्चित दिशा में होगा। विकास कैसा होगा? एक निश्चित दिशा में होगा, और वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती, वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती, वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती। और इधर हम वृद्धि को देख सकते हैं, यानी कि वृद्धि दिखाई देती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया जो है वो दिखाई नहीं देती। और वृद्धि को मापा जा सकता है, क्योंकि शरीर को अपने हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को है उसको मापा नहीं जा सकता। तो ये आप समझ गए वृद्धि और विकास के बारे में। अगर अब हम आगे बात करें तो इसके प्रभावित करने वाले कारकों पर बात करेंगे, और उसके पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिद्धांतों पर। आपसे पूछ सकता है कि वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में बताइए, और इसके पहले भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दोस्तों मानव विकास की अवस्थाएं। सिद्धांत के पहले मैं अगर बात कर लूँ तो मानव विकास की अवस्थाएं, मानव विकास की अवस्थाएं। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, पहली अवस्था आपकी शैशवावस्था, जिसका जीवन काल 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। दूसरी आपकी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था होगी तो यहाँ पर 6 से 12 वर्ष की आयु जो होगी वो बाल्यावस्था कहलाएगी। कितनी दोस्तों? 6 से 12 वर्ष की जो आयु होगी वो बाल्यावस्था कहलाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें किशोरावस्था की, किशोरावस्था की, तो दोस्तों जो 12 से 18 वर्ष की आयु होगी वो आपकी कहलाएगी किशोरावस्था। ये 3 अवस्थाएं याद कर लीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा यहाँ पर। अगर अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, तो अब हम सिद्धांतों की बात करते हैं। सिद्धांतों की बात करते हैं, किशोरावस्था के बाद आपका युवावस्था आएगा 18 से 25 में, प्रौढ़ावस्था आएगा 25 से 55 में, और वृद्धावस्था 55 के बाद में। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अगर अब हम सिद्धांतों की बात कर लें वृद्धि और विकास के, तो पहला सिद्धांत है आपका निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। और कहा गया है कि चाहे वृद्धि हो चाहे विकास हो, जो मानव का विकास होता है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, पर जो वृद्धि होती है वो आयु के एक समय के बाद में रुक जाती है या एक निश्चित समय तक होती है। अगर हम बात करें दूसरे सिद्धांत की, तो जीवन के आरंभिक वर्षों में
तीव्रता, यानी कि विकास लगातार होता रहता है लेकिन जो वृद्धि की दर है वो हमेशा नहीं रहती, यानी कि शुरुआत के वर्षों में वृद्धि व विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं और बाद में क्या होता है, जो वृद्धि होती है वो धीमी पड़ जाती है और विकास जो होता है वो निरंतर चलता रहता है। याद कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर हम तीसरा बात करें, विकास साधारण से विशेष की ओर, विकास साधारण से विशेष की ओर, विकास कैसा होता है दोस्तों, साधारण से विशेष की ओर होता है। नेक्स्ट, व्यक्तिक विभिन्नता, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, यानी कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो भिन्न होता है एक दूसरे से। नेक्स्ट आपका वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम, वंशानुक्रम और वातावरण का जो परिणाम है इसमें क्या होगा, विकास और वृद्धि की प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित करता है। कौन, विकास की अत्यधिक जो प्रक्रिया को कौन प्रभावित करता है, वातावरण और वंशानुक्रम। इस प्रकार से हम बच्चे के वातावरण में आवश्यक सुधार करके बालक की विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, और बोला गया है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी होगा वो बना दूंगा। तो दोस्तों यह विकास की भविष्यवाणी करता है। और एकीकरण का सिद्धांत क्या है, एकीकरण का सिद्धांत में क्या कहा जाएगा, बच्चा पहले, एकीकरण में क्या होगा, बच्चा पहले अपने अंगों को और बाद में अपने विशिष्ट भाग को चलाने का प्रयोग सीखता है, परिपक्वता का सिद्धांत आपका कहलाएगा। और अगर बच्चे के होल चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाए, यानी कि बच्चे के संपूर्ण विकास की बात की जाए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास या संपूर्ण विकास करना है, तो दोस्तों बात होगी सामाजिक विकास की, बात होगी बौद्धिक विकास की, बात होगी संवेगात्मक विकास की, बात होगी सौंदर्यात्मक विकास की, बात होगी नैतिकता की, यानी कि मॉरलिटी जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके बाद बात होगी व्यवसायिक विकास की, भाषा विकास की बात होगी और शारीरिक व पेशी विकास की बात होगी। तो इतने प्रकार के जो विकास, लगभग 8 प्रकार के मैंने आपको विकास बताए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं बच्चे के लिए। शैशवावस्था में अगर बात की जाए तो 2-3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक पहले देख लेते हैं, जिनमें से पहला कारक आपका होगा अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, बुद्धि, रोग व चोट, संस्कृति, और आपका जो लड़का लड़की, यानी कि जो एक लड़का और एक लड़की, इसका भी विकास जो होता है वो परिवर्तित होता है, यानी कि यौन। तो दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछ सकता है। अभी मैंने आपको अवस्थाओं के बारे में बताया था और वहाँ पर बात की थी शैशवावस्था की। शैशवावस्था की जब बात की थी तो बताया था 0 से 6 वर्ष की अवस्था आपकी कहलाएगी शैशवावस्था की अवस्था। और शैशवावस्था को दोस्तों जीवन का आदर्श काल कहा जाता है, जीवन का आदर्श काल कहा जाता है शैशवावस्था को। या हम कह सकते हैं कि यह कथन किसका है, तो यह कथन है वैलेंटाइन का, वैलेंटाइन का यह कथन है। और इन्होंने कहा जीवन का आदर्श काल शैशवावस्था को। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और आगे अब हम देखते हैं बाल्यावस्था के बारे में थोड़े से कथन अगर हम देख लें तो बाल्यावस्था के बारे में मैंने आपको जब बताया था तो उसमें बताया था कि 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होगी वो बाल्यावस्था में जाएगी। और इसी में अगर हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 9 वर्ष की हो जाएगी और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष की हो जाएगी। तो दोस्तों खिलौने की आयु जो है वो किसको, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। और खेल खेलने की आयु को क्या कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। सुप्तावस्था भी इसी अवस्था को कहते हैं जहाँ पर 6 से 11 वर्ष की बात होती है। और इसी एज को कहते हैं गिरोह की अवस्था, गंदी उम्र, चुस्ती की अवस्था और सुनहरी अवस्था भी हम बाल्यावस्था को कहते हैं। तो इतना याद रख लीजिएगा। और मैंने अभी आपको बताया था सीखने का आदर्श काल तब आप लगाएंगे
आपका शैशवावस्था। और अगर आपसे पूछता है कि सीखने का अनोखा काल, सीखने का अनोखा काल, तब आप लगाएंगे कौल एवं वृष को, जो कि बाल्यावस्था का ही एक स्टेटमेंट है। मिथ्या परिपक्वता का काल आपका रॉस के अनुसार और बाल्यावस्था में ही जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो क्रो एंड किशोरावस्था की अगर हम बात कर लेते हैं, किशोरावस्था की बात करते हैं तो 6 से सॉरी दोस्तों 12 से 18 वर्ष की बात होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, किशोरावस्था को पूर्व किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष माना गया, और जो आपका उत्तर किशोरावस्था है 15 से 18 वर्ष माना गया, 15 से 18 वर्ष। और किशोरावस्था को क्या कहा गया, आंधी तूफान संघर्ष तनाव की अवस्था, या जीवन का कठिन काल, या कहा गया घनिष्ठ मित्रता का काल, या जीवन का बसंत काल, या समूह का महत्व, ये सभी चीज़ें कही गई आपकी किशोरावस्था के बारे में। अब आप लोग समझ गए होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब अगर हम, तो दोस्तों अगला टॉपिक है आपका बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। अगर हम बुद्धि पर बात करते हैं तो बुद्धि के बारे में क्या कहा गया, अभी तक हमने पढ़ा वृद्धि और विकास के बारे में, अब हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो कहेंगे यह एक कैसी मानसिक शक्ति है, यह एक मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने और उसमें आपसी संबंध खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपकी क्या, बुद्धि। यानी कि तर्कपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करती है क्या, बुद्धि। तो दोस्तों सोचने समझने की योग्यता क्या कहलाती है आपकी, बुद्धि। अगर हम बात करते हैं वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार तो इन्होंने बुद्धि के बारे में क्या कहा, कहा इन्होंने बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या कहा दोस्तों, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगर टर्मन के बारे में अगर हम बात करें तो टर्मन ने बुद्धि के बारे में क्या कहा, तो इन्होंने कहा, टर्मन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। ऐसे ही दोस्तों याद रखिएगा कि बुद्धि शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो किसने किया था, तो वो किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 ईस्वी में, और ये कहाँ के दोस्तों, इंग्लैंड में रहने वाले। और कैसी होती है बुद्धि दोस्तों, कैसी होती है, यह एक अमूर्त होती है। बुद्धि कैसी होती है दोस्तों, अमूर्त होती है बुद्धि। बुद्धि कैसी होती है, तो बुद्धि अमूर्त होती है। समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा उस वह जो होगा बच्चा होगा वो तीव्र बुद्धि का होगा। और दोस्तों सर्वप्रथम अगर कैटल की बात की जाए तो मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक इन्होंने किसने दी, तो दोस्तों कैटल ने मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक दी। अगर अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बुद्धि के प्रकार पर, बुद्धि के प्रकार, तो दोस्तों 3 प्रकार बताए किसने, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए बुद्धि के। और कौन कौन सी बुद्धि, पहली आपकी मूर्त बुद्धि, दूसरी आपकी अमूर्त बुद्धि, और तीसरी आपकी सामाजिक बुद्धि। आपसे पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ये 3 प्रकार बताए गए थॉर्नडाइक जी के द्वारा। नेक्स्ट अगर अब हम बात कर लें तो बुद्धि लब्धि के सूत्र की बात करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट उन चीजों पर लगाइएगा। सूत्र क्या होगा, IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वाइटेंट बराबर, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर MA यानी कि मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, इसी को हम कहेंगे CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल आयु, और गुणे में 100। तो ये आपका IQ का फॉर्मूला होता है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है। और दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विशेषताओं पर, या थोड़ा सा अगर हम बात कर लें तो बुद्धि मापने को सफल, जो बुद्धि मापन था, जो IQ था उससे बुद्धि मापन को किसने सफल बनाया, बुद्धि मापन को
सफन बनाने वाले, तो दोस्तों ये बिने का नाम आता है। और अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहले, क्या कहेगा, सबसे पहले, और क्या किया गया, बुद्धि परीक्षण किया गया। बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो ये नाम किसका आएगा, बिने का नाम आएगा। मानसिक आयु जो मैंने अभी आपको बताया, मेंटल एज, उसका दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बिने ने ही किया। तो ये तीनों चीजें बिने पर जाएंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, विशेषताओं पर अगर हम बात करते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं बुद्धि की, बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं, तो दोस्तों बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, बुद्धि अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, और लिंग भेद के कारण हम बुद्धि में अंतर नहीं कर सकते। यानी कि एक लड़का एक लड़की, अगर हम कहेंगे कि इनमें लड़के में बुद्धि ज़्यादा होती है, लड़की में बुद्धि कम होती है, तो इनमें अंतर नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगर हम बात करते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों पर, बुद्धि को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले आपका आएगा प्रजाति, वंशानुक्रम, वातावरण और लिंग। तो ये जो कारण है आपके, ये बुद्धि को प्रभावित करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो याद कर लीजिएगा। IQ का आपका फुल फॉर्म पूछता है, DQ का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, डेवलपमेंट क्वाइटेंट। और दोस्तों इससे, और यहाँ पर आपका ग्रेड का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, GLAD, यानी कि ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस, GLAD। और आपसे WISC का भी पूछ सकता है, वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर स्केल फॉर चिल्ड्रन, यानी कि वेस्लर इंटेलिजेंस जो टेस्ट है वो स्केल फॉर चिल्ड्रन, वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये इसका फुल फॉर्म है। और अगर तरल बुद्धि की बात करता है तो RB कैटल ने तरल और ठोस बुद्धियाँ बताई। तरल व ठोस बुद्धि किसने बताई, तो दोस्तों RB कैटल ने तरल व ठोस बुद्धि बताई। और उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि स्पीयरमैन ने, दोस्तों स्पीयरमैन ने बुद्धि दो प्रकार की बताई। और पहली आपकी एक कह सकते हैं कि दो बुद्धि का सिद्धांत, या कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, जो स्पीयरमैन थे इन्होंने बुद्धि के कितने फैक्टर बताए, दो फैक्टर बताए, एक आपका G और एक आपका S, यानी कि जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं हम कि अगर बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत आपसे पूछा जाए तो स्पीयरमैन लगाएंगे, अगर आपसे बुद्धि का तीन कारक का सिद्धांत पूछा है तब भी आप स्पीयरमैन को ही लगाएंगे। तो याद कर लीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, देखिएगा बहु बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हावर्ड गार्डनर ने। हावर्ड गार्डनर ने दिया दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत। और इसमें इन्होंने, हावर्ड गार्डनर ने 1983 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया। तब इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धियां बताई, शाब्दिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, और आपकी इस प्रकार से 7 प्रकार की बुद्धियां बताई गई। और सन 1998 में इन्होंने 8वीं प्रकार की बुद्धि बताई। और सन 2000 में इन्होंने 9वीं बुद्धि बताई। अगर आपसे पूछता है कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की, तब आप बताओगे गार्डनर के अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की, क्योंकि NCERT में 8 प्रकार को ही मान्यता दी गई है। तो अब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। दोस्तों अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ लीजिएगा, और इस चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों को पास होना है, सभी भाई बहन अच्छे नंबर लाएं, यही कामना करता हूं। और जितने भी अभ्यर्थी हैं पेपर को बहुत ही आराम से कीजिएगा। जो 1 नंबर के प्रश्न होंगे बहुत ही आपको सरल मिलने वाले हैं, तो इसलिए पेपर को बहुत ही आराम से कीजिएगा। अगर अब हम बात करते हैं जीन पियाजे की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा जीन पियाजे पर। अगर पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे कहाँ के निवासी, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी।
और 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई। उन 4 प्रकार की अवस्थाओं में पहली अवस्था आपकी संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दोस्तों क्या? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दोस्तों यह 0 से 2 वर्ष की, याद रखिएगा, ये सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में आपकी दूसरी प्राक प्रचलनात्मक अवस्था। प्राक प्रचलनात्मक अवस्था, तो दोस्तों यह आपकी 2 से 7 वर्ष की। नेक्स्ट आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की। और अगर आपसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछता है, या अगर आपसे पूछता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो 11 से 14 साल या 11 से अगर आप ऊपर लिखते हैं तो भी आपका चला जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपसे जीन प्याजे के बारे में पूछता है। अगर अब हम बुद्धि लब्धि की बात करें कि किस बच्चे की कौन सी बुद्धि लब्धि होगी, तो हम हैं सामान्य बच्चे, और सामान्य बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 109 या 110 भी आपको दिख सकता है। ये दोनों आपके सही माने जाएंगे, 90 से 110 या 90 से 109। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिभाशाली बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होगी वो कितनी होगी, तो आप लिखोगे 140 से प्लस। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रखर बुद्धि, अगर आपसे पूछा जाए प्रखर बुद्धि यानी कि वेरी सुपीरियर की बात होगी, तब आप क्या लिखोगे? 120 से 140। अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि उत्कृष्ट बुद्धि, तब आप क्या लिखोगे दोस्तों? तब आप लिखोगे 110 से 120। अगर आपसे पूछता है कि मंद बुद्धि, तब आप कितना लिखोगे? तब आप लिखोगे 80 से 90। और दोस्तों IQ बराबर क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, या कह सकते हैं आपको बुद्धि लब्धि। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो बुद्धि परीक्षण, वहां पर व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये 2 प्रकार के आपके बुद्धि परीक्षण होते हैं। एक आपका होता है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा आपका, एक आपका वैयक्तिक, दूसरा आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो याद कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और जो आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें अंतर क्या होता है याद कर लीजिएगा। और थोड़ा फुल फॉर्म देख लीजिए। अब फुल फॉर्म आपकी BKT, यानी कि बाइन कामा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आपसे IQ पूछता है तो बहुत सरल है, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट। अगर आपसे ABC पूछता है तो एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। अगर आपसे पूछता है AAMR, तो आप सभी को पता होगा अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। अगर आपसे पूछ देता है दोस्तों क्या पूछेगा? AAMD, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटली डिफिशियंसी। FSCP अगर आपसे पूछता है VAKT, मोस्ट इंपॉर्टेंट VAKT, तब आप क्या बताओगे? विजुअल ऑडिटरी कैनेस्थेटिक टेक्टाइल, TACTILE, टेक्टाइल। समझ गए होंगे आप लोग। अगर आपसे पूछता है कि प्रसवपूर्ण विकास के चरण कितने होते हैं, तो 3। प्रसवपूर्ण विकास के चरण कितने? 3। पहला आपका डिंबावस्था, जिसको हम ओरम बोलते हैं। दूसरा आपका पिंडावस्था, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रो। तीसरा आपका फीटस यानी कि भ्रूणावस्था। डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। आपसे पूछेगा प्रसवपूर्ण विकास के चरण, तब आप इन तीनों चीजों को बताएंगे। अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम, तब आप लिख देंगे बिने साइमन, भाटिया बैटरी या स्टैनफोर्ड बिने। दोस्तों आपके ये बुद्धि परीक्षण हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपसे अगर आपसे पूछता है कि विकासात्मक विलंब क्या होता है, विकासात्मक विलंब क्या होता है, आप लोग बताएंगे कि विकासात्मक कार्यों की अवस्था में विलंब होने पर बालक में विकासात्मक विलंब हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर 3 से 4 महीने में अपनी निक होल्डिंग को विकसित कर लेता है और अगर उसको 7 से 8 महीने लग रहे हैं तो क्या एक सामान्य बालक की अपेक्षा बालक जो विकासात्मक कार्य है वो सही से नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या विकासात्मक विलंब हो जाता है। बच्चों में विकासात्मक विलंब की घटना देखी जाती है। अगर आपसे पूछ देता है कि स्कीमा क्या होती है, स्कीमा क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे, मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीमा है। स्कीमा एक ऐसी मानसिक योग्यता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा। और थोड़ा मैंने अभी आपको बताया था, बात रखिएगा मनोसामाजिक विकास की। अगर आपसे पूछता है कि मनोसामाजिक विकास किसने दिया, मनोसामाजिक विकास का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, तब आप लगाएंगे एरिक्सन को। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। और अगर आपसे पूछता है इसकी फुल फॉर्म, तो अपेरेंस, पल्स, ग्रेविटी, एक्टिविटी एंड रिस्पिरेशन। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास में 8 अवस्थाएं बताई और उन 8 अवस्थाओं को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, उनको पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपसे पूछता है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो एरिक एरिक्सन जी ने दिया। और फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की अगर बात की जाए तो उन्होंने 3 चीज़ों पर बात की। पहली बात की इदम, दूसरा अहम और तीसरा परा अहम, यानी कि बात की ईड की, बात की ईगो की और बात की सुपर ईगो की। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको मैंने फुल फॉर्म बताई और एसक्यू की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, यानी कि सोशल क्वाइटेंट। ईक्यू की देख लीजिएगा इमोशनल क्वाइटेंट, एक्यू की अचीवमेंट क्वाइटेंट, सीआरसी यानी कि कंपोसाइट रीजनल सेंटर। इतना आप लोग देख लीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन चीज़ों पर लगा लीजिएगा जो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं। बात करते हैं दोस्तों अवलोकन की। बात करते हैं अवलोकन की। तो अवलोकन क्या होता है, गुडहार्ट ने अवलोकन के बारे में क्या कहा, विज्ञान परीक्षण से ही प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंततः वह निरीक्षण का ही सहारा लेता है या अवलोकन का ही सहारा लेता है। ये किसका कथन था, गुडहार्ट का। तो इसी प्रकार से अवलोकन औपचारिक तरीके से भी किया जा सकता है और अवलोकन आपका अनौपचारिक तरीके से भी किया जा सकता है। यानी कि विद्यालय में अगर कोई अवलोकन किया जाएगा तो वो कैसा होगा, औपचारिक। और अगर आपको बिना बताए कोई अवलोकन किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनौपचारिक कहलाएगा। सहभागी आपका अवलोकन किया जा सकता है, तो दोस्तों साथ में रह करके ही अवलोकन होगा। असहभागी यानी कि कैमरे के माध्यम से आपका अवलोकन किया जा सकता है, कह सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप अवलोकन में पढ़ लेंगे और अवलोकन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। आपसे पूछा गया और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, 5 नंबर में भी आपसे पूछा जाता है। तो अवलोकन को मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लेंगे। और रिपोर्ट राइटिंग की आवश्यकता क्या होती है, थोड़ा सा आप लोग उसको भी देख लेंगे। अगर आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि केस स्टडी की, नहीं केस स्टडी क्या होता है, तो आप सभी को केस स्टडी के बारे में पता होगा, जहाँ पर दोस्तों बच्चे की पूरी जानकारी ली जाती है। बच्चे का नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, पारिवारिक जानकारी जो भी होती है, परिवार का इतिहास क्या होता है, माता पिता का व्यवसाय क्या है, नाम क्या है, टीके बच्चे को लगे या नहीं लगे, संक्रमण कितना बच्चे को हुआ, प्रसव पूर्व का इतिहास क्या था, बच्चा आखिरकार क्यों
जो भी अक्षमता आई तो बच्चे में कैसे आई, जन्म के समय का इतिहास क्या था, और वाणी भाषा किस प्रकार से बच्चे की है, विद्यालय का इतिहास क्या है, व्यवसाय का इतिहास क्या है, ये सभी चीज़ें दोस्तों केस स्टडी के अंतर्गत जाती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा केस स्टडी। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार क्या है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और आपके पेपर में साक्षात्कार भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट आपके लिए सभी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें जो पेट हैं, जैसे वृद्धि और विकास हुआ, जीन पियाजे हुआ, एरिक एरिक्सन हुआ और आपकी बुद्धि हुई, तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये आपसे हर बार पेपर में पूछी गई हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। अगर अब हम बात करते हैं तो बात करेंगे दोस्तों अधिगम की। और अधिगम आप सभी को पता होगा कि अधिगम को क्या हम कहते हैं। तो दोस्तों अधिगम को हम कहते हैं लर्निंग, यानी कि सीखना। सीखने को हम क्या कहते हैं, अधिगम। अभी आप लोग समझेंगे अधिगम के बारे में और सभी के सिद्धांतों के बारे में चर्चा होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इस टॉपिक को, अधिगम को ही क्या कहते हैं, सीखना। अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, अधिगम कहलाता है। और अगर क्रो एंड क्रो की बात करें, क्रो एंड क्रो ने अधिगम के बारे में क्या कहा, इन्होंने 3 चीजों की बात की और कहा सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि बात किसकी की, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन सीखना है। गिलफोर्ड जी ने क्या कहा अधिगम के स्टेटमेंट को लेकर के, गिलफोर्ड जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा दोस्तों कि अधिगम क्या है, तो कहा इन्होंने व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। स्किनर जी ने क्या कहा दोस्तों अधिगम के बारे में, स्किनर जी ने कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो थॉर्नडाइक जी ने क्या कहा अधिगम के बारे में, इन्होंने कहा कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना अधिगम कहलाता है। यह कहा दोस्तों थॉर्नडाइक जी ने। अगर हम बात करते हैं वुडवर्थ की, तो इन्होंने क्या कहा, वुडवर्थ जी ने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के अर्जन करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं, इतनी मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिए हैं अधिगम के बारे में, बहुत स्टेटमेंट हैं ये। अधिगम प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो दोस्तों इतना आप लोग अधिगम के बारे में समझ गए होंगे। अगर बात की जाए कि अधिगम के पक्ष की, तो दोस्तों ब्लूम महोदय ने अधिगम के पक्ष, कौन सा पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष दिया 1956 में। भावात्मक पक्ष कब दिया गया, तो दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष दिया गया आपका 1956 में। और आगे अगर हम बात करते हैं भावात्मक पक्ष की, तो वो दिया गया आपका 1965 में। और इसके बाद में जो आपका क्रियात्मक पक्ष था, 3 पक्ष दिए गए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यह दोस्तों 1969 में यह दिया गया था। आप लोग इतना समझ गए होंगे। और अधिगम की विधियां, अधिगम की विधियां आप सभी को पता होगा, विराम व अविराम विधि, पूर्ण या अंश विधि, समभिप्राय सीखना व प्रासंगिक सीखना, भूल विधि, करके सीखना विधि और प्रत्यक्ष सीखना विधि। तो ये आपकी थी अधिगम की विधियां। आप लोग समझ गए होंगे और इनके बारे में आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की, क्योंकि अधिगम के जो नियम हैं उनमें दोस्तों जो सिद्धांत हैं थॉर्नडाइक के आते हैं, थॉर्नडाइक के। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो दोस्तों ये निवासी थे, सबसे पहले बता दें अमेरिका के, अमेरिका के निवासी। इन्होंने दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है, पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। और जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक है, जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक है वो इन्होंने ही दी। और एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक भी इन्हीं की है। द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक पुस्तक भी इन्हीं की है। और इन्होंने 3 प्रकार के दोस्तों मुख्य नियम दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, तत्परता का नियम पहला,
दूसरा बताया गया अभ्यास का नियम, और तत्परता का नियम क्या आपका प्राथमिक नियम कहलाता है। और तीसरा आपका प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम कहलाया गया। और इसी को हम परिणाम का नियम या संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। और 5 गौण नियम बताए, बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदस्यता का नियम और सहचार्यात्मक सीखने का नियम। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया? थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया? तो दोस्तों इन्होंने बिल्ली पर भी प्रयोग किया और चूहे पर भी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मृत मछली रखी गई थी और इन्हीं के सिद्धांत को जो नाम दिया गया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया। और इसी को हम क्या कहते हैं? SR थ्योरी। SR थ्योरी भी इसी को कहते हैं, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। और SR का मतलब होता है उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिया गया। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा थॉर्नडाइक जी के बारे में, जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा पावलाव की, जिन्होंने प्रयोग किस पर किया? डॉग पर प्रयोग किया, यानी कि कुत्ते पर प्रयोग किया। और प्रतिपादक का जो पूरा नाम था वो था इवान पेट्रोविच पावलोव, और रूस के निवासी। और इनके ही सिद्धांत को कहा जाता है क्लासिकल। आपके पेपर में पूछा जाता है क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया? तो क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव की, रूस के निवासी क्लासिकल कंडीशन थी, डॉग पर प्रयोग किया। और दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत इन्हीं के सिद्धांत का दूसरा नाम है। कंडीशन रिफ्लेक्सेस इनकी पुस्तक है, और 1904 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो भी पाचन क्रिया के शोध के लिए। आप लोग समझ गए होंगे इतना। और नेक्स्ट अब हम बढ़ लेते हैं थोड़ा क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, जो कि अगर हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की बात करते हैं तो स्किनर की बात आती है, जिन्होंने दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। प्रयोग किया चूहे पर और प्रयोग किया कबूतर पर। निवासी ये भी अमेरिका के, कहाँ के दोस्तों? अमेरिका के निवासी। और पुनर्वलन की सारणी इन्होंने तैयार की, यानी कि पुनर्वलन के लिए इन्हीं को जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं सूझबूझ का सिद्धांत, अगर हम बात करते हैं सूझबूझ के सिद्धांत की, तो दोस्तों बात होती है अमेरिका में रहने वाले किसकी? दोस्तों कोहलर की। अमेरिका में रहने वाले कोहलर कौन थे? सूझबूझ के सिद्धांत जिन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया। यानी कि वनमानुष तो काफ़ी थे, लेकिन सुल्तान नामक जो वनमानुष था उसी ने जो सूझबूझ दिखाई थी अपनी। और दोस्तों कुर्ट लेविन, कोफका और वर्दीमर, इन्होंने इनकी जो सहायता की थी इस सिद्धांत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका था, याद कर लीजिएगा। और लास्ट आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत जो कि दिया गया CL हल जी के द्वारा, और इन्होंने व्यक्ति पर यानी कि प्राणी पर जो प्रयोग था इन्होंने किया। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपसे पूछता है कि SR किसने, जो SR थ्योरी थी वो किसने दी, आप बताएंगे थॉर्नडाइक ने। अगर आपसे पूछता है क्लासिकल कंडीशन, तब आप बताएंगे पावलोव को। ऐसे ही अगर आपसे पूछता है द कंडीशन ऑफ लर्निंग तो आप क्या बताएंगे? गेने जी का नाम लेंगे, रॉबर्ट गेने का। इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम बताए। संकेतक अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, शाब्दिक सहचार अधिगम, श्रृंखला अधिगम, विभेदक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आप लोग याद कर लीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा। इसी प्रकार से ये चीज़ें आपकी जो थी सारे सिद्धांत लगभग में मैंने आपको कवर करा दिए, और इन्हीं सिद्धांतों में से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्लासिकल कंडीशन। क्लासिकल कंडीशन किसने दी? मैंने अभी आपको बताया था कि क्लासिकल कंडीशन पावलोव जी ने दी, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। और रहने वाले कहाँ के? तो दोस्तों रूस के निवासी, थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो था वो स्किनर जी के द्वारा दिया गया। इसके बाद में बैंडूरा का अगर बात आती है, बैंडूरा, अगर बैंडूरा की बात होती है तो दोस्तों इन्होंने
अनुकरण का क्या कहा कि बच्चा समाज में रह करके अनुकरण करना सीखता है। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो पिक्चर दिखाई थी, और वहाँ पर पिक्चर में कौन थी? बोबो डॉल थी, जिसको किस पर दोस्तों? बोबो डॉल पर प्रयोग किया था। वहाँ पर एक वयस्क था जो बोबो डॉल के प्रति आक्रामकता दिखा रहा था। यह आपसे कह सकता है कि अनुकरण यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या होती है, तो आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट आपसे अगर पूछता है कि पुनर्बलन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि वांछनीय जो हमारी अवांछनीय क्रिया थी उसको कम करने के लिए और वांछनीय क्रियाओं को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। और पुनर्बलन की सूची तैयार करने वाले सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? वो स्किनर थे, मैंने अभी आपको बताया था। थोड़ा सा भाषा विकास के बारे में पढ़ लीजिएगा। और हरलॉक ने भाषा विकास के बारे में क्या कहा था? भाषा के बारे में क्या कहा था हरलॉक ने? इन्होंने कहा था भाषा एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने की योग्यता है। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन सामाजिक भी किया जाता है, भावात्मक भी किया जाता है, विचारों के माध्यम से भी कम्युनिकेशन किया जाता है। यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य है, और यह हमारे विचारों, सूचनाओं और तथ्यों को एक दूसरे के साथ संप्रेषित करके एक माध्यम की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों यह आपका था भाषा के बारे में और संप्रेषण के बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा मिर्गी। मिर्गी जो थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। इसका मिर्गी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यह ग्रीक भाषा के एपेलेरिया शब्द से ली गई, और इसका अर्थ होता है दोस्तों झपटना या आक्रमण करना। झपटना या आक्रमण करना या पकड़ना। और मिर्गी क्या होती है याद कीजिएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से। ये हमारा मस्तिष्क है, और हमारे मस्तिष्क में लाखों स्नायु कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारी मस्तिष्क में लाखों स्नायु कोशिकाएं होती हैं। और इन स्नायु कोशिकाओं में विद्युत क्रियाएं भी होती हैं। और जब इन विद्युत क्रियाओं में कोई भी किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है, तो दोस्तों क्या आती है? मिर्गी आती है। और कोशिका में जो उपस्थित द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार। एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार मिर्गी एक शारीरिक अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क के कार्य में एकाएक परिवर्तन होता है। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं ठीक से कार्य नहीं करती तो व्यक्ति की चेतना गति थोड़े समय के लिए रुक जाती है, और यह मिर्गी आपकी कहलाती है। मिर्गी के कारण कौन कौन से होते हैं? अगर आपसे पूछ ले कि मिर्गी के कारण, तब आप बताएंगे लक्षणात्मक कारण, आनुवांशिक कारण, दुर्घटना के कारण, ट्यूमर के कारण, और कुछ अज्ञात कारण भी हैं जिसके कारण मिर्गी आती है। मिर्गी के प्रकार, अगर मिर्गी के प्रकार की बात की जाए तो दो प्रकार की। पहला आपका ग्रांड माल मिर्गी, दूसरा आपका पेटिट माल मिर्गी। पेटिट माल मिर्गी और ग्रांड माल मिर्गी के अंतर्गत तीन प्रकार की मिर्गियां। पहली आपकी चेतावनी अवस्था, दूसरी आपकी तनात्मक अवस्था, और तीसरी आपकी ऐंठन युक्त अवस्था। और पेटिट माल मिर्गी के अंतर्गत 6 प्रकार की आपकी मिर्गी। पहली आपकी जनरलाइज्ड मिर्गी, दूसरी आपकी एब्सेंस मिर्गी, मायोक्लोनिक मिर्गी, एटोनिक मिर्गी, बुखार और इन्फेंटाइल मिर्गी। तो ये आपकी मिर्गियां हो गई। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि रोगियों के लिए सावधानियां कौन सी होनी चाहिए, पहाड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, और क्या नुकीली चीज़ों के पास नहीं होना चाहिए, भारी मशीनों के साथ काम नहीं करना चाहिए, बिजली के यंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, दवाइयाँ जो हैं वो चिकित्सक के सलाह पर ही लेनी चाहिए, शराब व नशीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। पढ़ लीजिएगा टीके के बारे में। तो दोस्तों टीके के बारे में, टीकाकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो टीके का प्रयोग किया जाता है। बीसीजी का टीका जो जन्म के समय लगता है, डीपीटी का टीका जो 1.5 महीने तक लगता है, और डीपीटी की जो 3 खुराकें होती हैं वो टिटनेस के लिए होती हैं, और पहली खुराक जो होती है डिप्टीरिया काली खांसी के लिए होती है। क्षय रोग जो होता है वो बीसीजी जो टीका लगाया जाता है तपेदिक व जन्म के समय ही लगाया जाता है। पोलियो आप सभी को पता है, 2 बूंद जिंदगी की। और दोस्तों इसी प्रकार से टीके के बारे में आप अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि खसरा क्या होता है, बीसीजी क्या होता है, पोलियो क्या होता है। पोलियो क्या होता है दोस्तों, वायरस के कारण क्या होता है,
पोलियो होता है, वायरस के कारण पोलियो होता है। इन सभी चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा। 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पोलियो किसके कारण होता है, तो दोस्तों आप बताएंगे पोलियो वायरस के कारण होता है। अगर अब बात की जाए नेक्स्ट आपके जो चीज़ें हैं, आपका पोलियो हुआ, रेबीज हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुआ, ये सभी वायरस के कारण होते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। और नेक्स्ट आपका आनुवांशिकता, या मैंने आपको अभी बता दिया बेंडूरा के बारे में, स्किनर के बारे में और पावलाव के बारे में। यूनिट आपकी यहाँ पर लगभग में आपका जो पेपर था वो समाप्त हो गया। संवेगात्मक विकास क्या होता है? संवेगात्मक विकास क्या होता है? संवेग व्यक्ति की क्या होती है? एक उत्तेजित दशा होती है। संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित दशा होती है। संवेग के प्रकार दोस्तों मैकडूगल ने संवेग के कितने 14 प्रकार बताए, और जो प्रकार थे वो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में दिए। तो दोस्तों वहाँ पर भूख, एकांकीपन, कामुकता, सुख, दुख, क्रोध, वात्सल्य, करुणा, जो भय, ये सभी आपके क्या बताए गए? संवेग बताए गए। और आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास और प्रभावित करने वाले कारकों को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा संवेग को। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। लास्ट आपका थोड़ा हम स्मृति पर बात कर लेते हैं और उसके बाद में आपका जो वीडियो है वो समाप्त करेंगे। स्मृति एक सामान्य दर है जिससे तात्पर्य होता है पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा करना। अगर हम बात करते हैं स्मृति की या विस्मृति भी, इसको स्मृति भी लिखा जाता है या विस्मृति भी लिखा जाता है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जो हर प्राणी में होती है, और प्रत्येक प्राणी वस्तु स्थान को देखता है और अपने मस्तिष्क में उसकी छवि बना लेता है, अपने मस्तिष्क में उस चीज़ को याद कर लेता है। यानी कि भूतकाल में सीखी हुई इन्हीं बातों को याद करना क्या है? स्मृति है। वुडवर्थ जी ने क्या कहा स्मृति के बारे में? हिलगार्ड जी ने क्या कहा? दोस्तों हिलगार्ड की बात कर लेते हैं। स्मृति का अर्थ है वर्तमान में उन प्रतिक्रियाओं या अनुक्रियाओं को प्रदर्शित करना जो हमने जो पहले सीखी हैं, तो ये कहलाती है आपकी स्मृति। स्मृति के तत्व की अगर बात करता है तो 3 तत्व होते हैं स्मृति के। पहला आपका कूट लेखन, दूसरा आपका संचयन और तीसरा आपका पुनः प्राप्ति। और अगर आपसे स्मृति के प्रकार पूछता है तो यह 3 प्रकार की ही होती है। तत्व भी 3 और प्रकार भी 3। संवेदी स्मृति, लघु स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। तो आपका जो यह ह्यूमन ग्रोथ का पेपर था वो समाप्त होता है, और आशा है सभी अभ्यर्थी समझ गए होंगे और अच्छी से तैयारी कर लिए होंगे। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।